हेलो दोस्तों, मैं राकेश दीक्षित क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों, प्रकाश क्या है? प्रकाश लाइट। दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती हैं। जिससे हमें वस्तु दिखाई देंगी दोस्तों, उसको हम प्रकाश कहेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं या हमें जो वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है, प्रकाश कहलाता है। आगे है दोस्तों, प्रकाश किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश किरण क्या है दोस्तों? प्रकाश द्वारा अपनाई गई सरल पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अतः प्रकाश ने जो सरल से सरल मार्ग अपनाया होगा वो प्रकाश किरण कहलाएगा। और प्रकाश हमेशा दोस्तों आप जानते हो ये सीधी पथ में गमन करता है। जैसा कि दोस्तों आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ये कैसा है? एक सरल रेखा है। तो ये क्या है? यही प्रकाश किरण है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज क्या है? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि रे ऑफ लाइट, जहाँ प्रकाश द्वारा, मतलब इसमें मैंने चित्र में दोस्तों एक प्रकाश की एक किरण गुजारी है, एक किरण आपको दिखाई है। यदि बहुत सारी किरण होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज नाम देंगे। ठीक है, तो वही मैंने बोला है दोस्तों, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बहुत सारी किरण होंगी, उनका एक जो समूह होगा उसको हम प्रकाश पुंज कहेंगे। यह प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला है समांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज। समांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं दोस्तों? जब किरणों का समूह, बहुत सारी किरण है, उनका समूह है और उन किरणों के बीच का जो गैप है वो गैप इक्वल रहे, मतलब समान रहे, तो उसी प्रकाश पुंज को क्या वो नाम दिया जाएगा दोस्तों? समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरण पुंज। दूसरा है दोस्तों अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न डायरेक्शन से आती हैं और किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो इस प्रकाश पुंज को दोस्तों अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तीसरा है दोस्तों अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब किसी एक बिंदु से निकलती हुई बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं, भिन्न भिन्न दिशा में निकलती हैं, तो उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ के होंगे। आगे दोस्तों नोट, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ है, नोट करके इसको ज़रा देखिए। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों। ये नोट में जो मैंने नोट करके जो लिखवाया है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ सकता है, इसलिए स्टूडेंट अच्छी तरह से इस चीज़ को देख लें। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए, इसकी यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसकी यूनिट चेंज हो जाती है, यदि मैं इसकी यूनिट किलोमीटर प्रति सेकंड में यदि बोलूँ कि किलोमीटर प्रति सेकंड में इसकी यूनिट क्या रहेगी, तो दोस्तों आप जानते हो कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में दोस्तों 1000 मीटर होते हैं। जब 1 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं दोस्तों। अब 1 मीटर में निकालूंगा तो 1/1000 किलोमीटर। दोस्तों 1 मीटर निकालूंगा तो इसका भाग दे दूंगा ना इस साइड, तो ये 1/1000। तो इस चीज़ को मैं क्या ले सकता हूँ दोस्तों? इस चीज़ को मैं ले सकता हूँ 1/10³ 10³ मतलब 1000 को। अतः दोस्तों ये जैसे ही ऊपर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ किलोमीटर हो जाएंगे दोस्तों। 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो गया? और दोस्तों यदि इसको यूनिट चेंज करना होगा मेरे को, तो मैं क्या ले सकता हूँ? 3 × 10⁸ इंटू 1 मीटर में दोस्तों 10⁻³ है, तो 10⁻³ किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों इस चीज़ को आप जानते होंगे कि ये बेस सेम है, ये भी 10⁸ है या 10⁻³ है। तो यदि बेस सेम होता है तो दोस्तों पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। इस चीज़ को मैं यहाँ दर्शाऊँ दोस्तों, यदि a की पावर m
इंटू ए की पावर एन हो तो दोस्तों ये बेस सेम है, ए यहाँ है और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाती है दोस्तों, ए की पावर एम प्लस एन। सेम दोस्तों इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3 × 10⁻⁷ दोस्तों 8 है और यहाँ क्या -3 तो इसको ऐड कर दो -3 तो दोस्तों क्या निकलेगा ये 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये उसकी स्पीड हो जाएगी दोस्तों किलोमीटर प्रति सेकंड में। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी पॉलिश की गई सतह जैसे दर्पण पर पड़ती है तो वह उस दर्पण की चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या है, जैसे दोस्तों आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये दोस्तों मैंने ये जो बनाया है ये क्या है, ये सतह है, जो इसकी निचली वाली सतह है दोस्तों वो पॉलिश की हुई है और ऊपर वाली सतह एकदम चिकनी है, जिसको मैंने नाम दिया दोस्तों परावर्तक पृष्ठ। ये परावर्तक पृष्ठ है। जब इस पर दोस्तों एक करंट में डालूंगा तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब ये किरण इस पर आएगी दोस्तों तो इसको बोलूँगा मैं आपतित किरण। जो आने वाली जो किरण है इस परावर्तक पृष्ठ पर आएगी तो इसका नाम है आपतित किरण। और इस बिंदु से टकराने के बाद, इस पृष्ठ से टकराने के बाद जैसी वापस लौट जाएगी उसका नाम है दोस्तों परावर्तित किरण। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, इससे टकराने के बाद वापस जा रही है उसका परावर्तित किरण। तथा दोस्तों ये है अविलंब। ये जो अविलंब है वह इस परावर्तक पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जिसको नाम दिया गया दोस्तों अविलंब है, अविलंब। और यहाँ तीनों जिस बिंदु पर मिल रहे हैं दोस्तों उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। उस बिंदु का क्या नाम है, आपतन बिंदु। तो दोस्तों मैंने वही बताया है कि दर्पण की चिकनी सतह से टकराकर, दोस्तों ये इसकी सरफेस है जो चिकनी है, तो इससे आने वाली जो किरण है इस पर टकराने के बाद वो परावर्तित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि एक माध्यम से आई, उसी माध्यम में दोस्तों परावर्तन पर उसी माध्यम में लौट गई, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसमें दोस्तों ये अविलंब से जो किरण आ रही है वो अम्ल से कितना डिग्री का कोण बना रही है, तो उस आने वाली किरण जो किरण आ रही है वो अवलंब से जो कोण बना रही है दोस्तों उसका है आई। ये आई है आपतन कोण। और परावर्तन के बाद अवलंब से जिस एंगल से जाएगी दोस्तों उस एंगल को बोलेंगे परावर्तन कोण। इसको बोलेंगे दोस्तों आपतन कोण आई, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण आर। ठीक है दोस्तों, अब परावर्तन के नियम। दोस्तों परावर्तन के नियम, तो दोस्तों परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण दोस्तों कि आने वाली जो किरण है वो अवलंब से कितने डिग्री का कोण बना रही है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। और टकराने के बाद जो किरण वापस जा रही है, परावर्तित हो रही है, वो अवलंब से कितने डिग्री से वापस हो रही है उसको बोलते हैं दोस्तों परावर्तन कोण। आने वाली किरण को आपतन कोण और जाने वाली किरण को परावर्तन कोण। तो दोस्तों पहला नियम यही कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। जहाँ दोस्तों एंगल आई क्या है, आपतन कोण है, और एंगल आर परावर्तन कोण है। तो परावर्तन का पहला नियम यही कहता है कि ये कि आपतित किरण है जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से वापस हो जाएगी। इस अवलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उतने ही कोण से, अवलंब से उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए वापस हो जाएगी। ओके, दूसरा नियम कहता है दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अतः दोस्तों आप इस चित्र में जरा देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अविलंब है। दोस्तों ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वो क्या है, आपतन बिंदु। तो ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं दोस्तों वो ये तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में हैं, एक ही सरफेस पर दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है ये तो कोई इतनी ये कोई मोटी
मोटाई का कोई पृष्ठ है दोस्तों, और यहाँ से आने वाली मेरी आपतित किरण है, तो आपतित किरण इस पृष्ठ पर टकराए और परावर्तन इस वाले पृष्ठ से हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इस पृष्ठ पर टकराई तो इसी पृष्ठ से उसका परावर्तन होगा, ये दूसरा रूल यही कहता है। और इस पर जो नॉर्मल रहेगा दोस्तों, वो तीनों के तीनों इसी बिंदु पर मिलेंगे, और जिस बिंदु पर मिलेंगे वो एक ही सरफेस पर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आने वाली किरण इस वाले सरफेस पर टकराए और जाने वाली इस वाले सरफेस से परावर्तित हो, नहीं, उसी सरफेस से वापस होगी। तो दूसरा नियम दोस्तों यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसा दोस्तों आप देख पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दूसरा नियम भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। इस नोट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हैं। तो परावर्तन में प्रकाश की चाल मतलब स्पीड, आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी, और तरंगदैर्घ्य अर्थात वेवलेंथ नहीं बदलती है दोस्तों। परावर्तन, जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो जब आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है जितनी स्पीड से आएगी, जितनी इस किरण की वेवलेंथ होगी, और जिस किरण की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी, उतनी ही स्पीड और उतनी ही वेवलेंथ दोस्तों इस वाली किरण की होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। ये ऊपर वाला मीडियम जो है उसी मीडियम में आई और उसी मीडियम में दोस्तों निकल गई। इसलिए जब मीडियम चेंज नहीं है तो उसकी चाल, उसकी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य और उसकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों नहीं बदलती है, चूँकि माध्यम समान है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। ये 1 नंबर में दोस्तों आ जाते हैं ये क्वेश्चन पूछने के लिए, इसलिए मैंने इसको नोट करके लिखवा दिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। दर्पण, मिरर। दर्पण क्या है दोस्तों? यह कांच का एक भाग है जिसकी एक सतह चिकनी तथा दूसरी सतह पॉलिश की हुई होती है। हाँ, ये दोस्तों कांच का ही ये भाग होता है जिसकी एक सतह तो चिकनी होती है बिल्कुल, तथा दूसरी सतह उसको पॉलिश कर दी जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको दर्पण कहते हैं। दर्पण दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण है और दूसरा गोलीय दर्पण है। दोस्तों गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण जिसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं, दूसरा उत्तल दर्पण जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं समतल दर्पण। जो दर्पण के 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला समतल दर्पण होता है और दूसरा गोलीय दर्पण। तो पहले दोस्तों समतल दर्पण को पढ़ते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण दोस्तों ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह प्लेन या समतल हो, मतलब बिल्कुल भी उसमें कोई भी कर्व ना हो, बिल्कुल प्लेन हो, तो ऐसी दर्पण को दोस्तों क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहते हैं। जैसे दोस्तों ये मैंने फिगर बना रखा है, इससे आप समझिए ये समतल दर्पण आप यहाँ से समझिए दोस्तों ये होता क्या एक्चुअली में, समतल दर्पण की क्या कंडीशन होती हैं, क्या उसके गुणधर्म होते हैं। चलिए दोस्तों ये मैंने एक प्लेन मिरर है, इस पर एक तरफ ये पॉलिश है और इसकी सतह दोस्तों ये परावर्तक सतह है। दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है जो इस दर्पण से u दूरी पर है। दोस्तों ये दर्पण है, ये बिंब है, मतलब ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट इस दर्पण से u दूरी पर है, u दूरी पर है, और इसकी जो हाइट है, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो h ऊंचाई पर है। इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो h ऊंचाई की है, मतलब जो इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दोस्तों वो h ऊंचाई है। और इसकी जो इमेज बनी है वो इस दर्पण से v दूरी पर रखी है, v दूरी पर दर्पण के पीछे बनी है उसकी जो इमेज बनी है, और दोस्तों जिसकी हाइट है h डैश। ये है प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब, मतलब इसकी इमेज है, और ये बोलते हैं इसको बिंब, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये क्या P है, जिसको ध्रुव भी बोला जाता है, पोल भी कहते हैं। ये समतल दर्पण है जो इसको बीचों बीच से दोस्तों काट रहा है। ये एक एक्सिस है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दोस्तों ये जो हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होती है उतनी ही जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इधर जो इसकी इमेज है, इमेज की हाइट है h डैश, इस ऑब्जेक्ट की हाइट है h। और
इस ध्रुव से इस जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी दोस्तों ये है, और जो इमेज है इस ध्रुव से या इस मिरर से उसकी दूरी v है। और ये दोस्तों समतल दर्पण है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण की दोस्तों कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, समतल दर्पण किस किन प्रॉपर्टियों का फॉलो करता है। तो दोस्तों पहली प्रॉपर्टी है U इक्वल टू वी। U इक्वल टू वी का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इस दर्पण से U क्या दोस्तों, U मैंने अभी बताया था, इस दर्पण से इस बिंब मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी है। तो दोस्तों इस दर्पण से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर रखा होगा उसकी इमेज भी उतनी ही दूरी पर जा कर के पीछे बनेगी। जैसे दोस्तों यहाँ U इक्वल्स टू वी है, V क्या होता है दोस्तों, V यहाँ अवतल, दोस्तों यहाँ V क्या है, V है दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी, और दोस्तों U क्या है यहाँ बिंब की दूरी। दोस्तों ये प्रतिबिंब की दूरी है कहाँ से, इस दर्पण से, और V क्या है प्रतिबिंब की दूरी है कहाँ से, इसी दर्पण से। अतः U इक्वल्स टू वी है। U इक्वल्स टू वी का मतलब होता है इस दर्पण से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होगा प्रतिबिंब भी उससे इस दर्पण से उतनी ही पीछे जा करके बनेगा। मतलब ये दोनों समान दूरी पर होंगे। जितनी दूरी आप खड़े हैं दोस्तों, आप किसी मिरर के सामने जितनी दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब भी उतनी उस मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, H इक्वल्स टू एच डैश। H इक्वल टू एच डैश का मतलब क्या है, जितनी ऊंचाई का ऑब्जेक्ट है उतनी ही ऊंचाई का दोस्तों उसका इमेज बनती है। जैसे आप किसी मिरर के सामने, जो प्लेन मिरर है उसके सामने आप खड़े हो जाइए तो आपकी जो हाइट रहेगी आपकी इमेज भी दोस्तों उतनी ही हाइट की बनेगी। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ये उसकी सेकंड प्रॉपर्टी कहती है। समतल दर्पण की कंडीशन है दोस्तों कि आप उस मिरर से जितनी दूरी पर खड़े रहेंगे उसकी इमेज भी उस दर्पण से उतनी ही पीछे जाकर बनेगी। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि आपकी हाइट जितनी होगी उतनी हाइट का आपकी इमेज बनेगी। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी दोस्तों क्या कहती है कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधे का मतलब आप समझते हो दोस्तों, ये हमें यहाँ आभास होगा कि हम यहाँ हैं लेकिन एक्चुअली में यहाँ हो, आप एक्चुअली में आप यहाँ पर हो लेकिन हमें आभास हो रहा है यहाँ। और सीधे का मतलब क्या है दोस्तों, इस प्रिंसिपल एक्सिस की वस्तु ऊपर रखी है तो देखो इमेज भी ऊपर ही बननी है ना। यदि नीचे बनती तो मैं इसको उल्टा बोलता, लेकिन इस प्रिंसिपल एक्सिस के दोस्तों ऊपर ही इमेज बन रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये ऊपर बनी है मतलब सीधा प्रतिबिंब है, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्तों। और चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसका जो आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है। आवर्धन क्या होता है दोस्तों समतल दर्पण का, मतलब आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई h, तो h डैश अपॉन h। दोस्तों सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ चुका हूँ कि h इक्वल्स टू एच डैश है, तो h डैश अपॉन h मतलब ये h के इक्वल है। तो दोस्तों h से h कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलेगा 1 निकलेगा। अतः दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो 1 के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ पा रहे होंगे। ओके दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को लाइक करें। ठीक है दोस्तों। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, समतल दर्पण उपयोग दोस्तों हम फेस देखने में करते हैं। आप फेस देखते हो ना, वो प्लेन मिरर होता है।